व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद है मेजर गौरव वारिया, रिटायर्ड। आपको पता है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, भारत का बड़ा जाना माना नाम है और यूथ में बड़े पॉपुलर है। नॉट जस्ट यूथ बट क्रॉस द कंट्री। इनका जो एनालिसिस है, पर्सपेक्टिव है, वो बड़ा जाना जाता है और रिपब्लिक टीवी के साथ भी अटैच है। मेजर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा मेजर साहब, आज मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि आज वैसे 27 दिसंबर है, पूरा साल गुजर गया है। हम तबसरे तजिए आपके चैनल पे भी बैठ के रिपब्लिक पे करते रहे और आपके साथ भी यहाँ पे बात होती रही। लेकिन इफ आई आस्क यू के हाउ डू यू सी 2020 और हाउ वाज 2020, तो व्हाट वुड यू से अबाउट दिस मेजर साहब? सब कोरोना की बहुत बुरी मार है पूरी दुनिया को, तो हमें भी लगी है मार। तो 2020 हैज बीन बैड फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। इट हैज बीन बैड फॉर द कॉमन मैन, आम आदमी के लिए। चाहे इंडिया में ले लें चीमा साहब, पाकिस्तान में ले लें, कहीं भी ले लें, तो अच्छा तो किसी के लिए भी नहीं रहा 2020। अगर मैं ये बोलूं आपको, हमारे लिए मिलिटरीली थोड़ा सा अच्छा रहा। इसलिए अच्छा रहा कि जो चाइना ने ईस्ट लद्दाख में करा, आई थिंक वो हो गया एक बार, तो अच्छा हुआ उससे। क्योंकि हर समय ये होता था, कभी हम चाइना के अंदर घुस जाते थे, कभी चाइना हमारे यहाँ। वो पेट्रोलिंग चलती थी, बिकॉज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीमा साहब तकरीबन तकरीबन 3500 किलोमीटर की है, गिव और टेक अ फ्यू। 3500 किलोमीटर की है मोटा मोटी, बट इट इज नेवर बीन फुली डिमार्केटेड। तो हर समय ये प्रॉब्लम रहती थी कि ये चाइनीज टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी। फिर वो आते थे, झंडा दिखाते थे, गोलियां वोलियां तो चली नहीं थी। अच्छा, गोलियां आज तक नहीं चली, इतने बंदे चले गए, लेकिन गोलियां नहीं चली अभी तक, है ना। तो अब इशू ये है चीमा साहब कि ये भी अच्छा हुआ। तो आपने देखा देखा होगा कि आफ्टर आफ्टर गलवान क्लैश हुआ, देयर इज बीन अ हार्डनिंग ऑफ पोजीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड देयर इज बीन अ हार्डनिंग ऑफ पोजीशंस वर्ल्ड वाइड। दुनिया में भी जो एक एक पोस्चर आया है हल्का सा, अगर आप देखें चेंज। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसे कोई कॉन्क्रीट ग्राउंड पे किसी ने अटैक ही कर दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन एक आप देखेंगे कि अमेरिका का, यूरोप का, काफी और कंट्रीज का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, जो जिसको हम क्वाड कहते हैं, इट हैज सीन हार्डनिंग ऑफ पोस्चर्स। सो फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री पर्सपेक्टिव, सम पीपल आर सेइंग दैट यार वो इतनी हाइट पे लोग हमारे बैठे हैं। वो हाइट पे तो लोग पहले भी बैठे थे, आप कुछ ज्यादा बैठ गए, बट दे वर ऑल देयर। वो तो चाइनीज आए ना टिबेटन प्लेटू में यहाँ पे। दे आर कंस्ट्रक्टिंग ऑन देयर ओन साइड ऑफ द एलएसी, दे आर कंस्ट्रक्टिंग bunkers, and they are constructing settlements on their part across in their territory. But we were always there, हम तो शुरू से ही वहां पे थे ना। We were there for decades and decades. तो for us it's not new, and but it's in many ways जिसको कहते हैं ना जी, स्यापा खत्म हुआ, वो खत्म हुआ। अब आ ठीक है, सामने आ गया। नाउ नाउ वी नो, नाउ वी नो। पहले बड़ा ये चलता था कि अच्छा थोड़ा सा, नहीं पहले आप जी, पहले आप। वो लखनवी अदाकारी होती थी, अब वो सब बंद हो गया। नाउ इट्स इसी में एक मैं साथ एक सवाल डाल दूं और ही। लेकिन मेरे सब आप नहीं समझते कि हम एक बात करते थे जी कि मोदी जी की और शी जिनपिंग की 18 मुलाकातें हुई, ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, इकोनॉमिकली चीजें थी, आपने उन पे एप्स क्लोज कर, बैन कर दी, उन्होंने आपको टफ टाइम देना शुरू कर दिया, आपका जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ गया। अगर देखा जाए, गो के डायरेक्ट कोई फाइट नहीं है, लेकिन जो एक कंपटीशन था रीजन में वो बढ़ गया। इजंट इट चैलेंजिंग फॉर इंडिया? यस, एंड इट इज सर्टेनली चैलेंजिंग, एंड इट्स अ गुड चैलेंज। देखिए, जब आप जब आप लोहे को आग में डालेंगे तभी तो स्टील बनेगा वो। तो वही मैंने पहले भी यही बात कही थी चीमा साहब, कि अच्छा हुआ जो हो गया। आई वेलकम इट। मैं जानता हूं इससे परेशानी है लोगों को, लेकिन आई वेलकम इट, पर्सनली आई वेलकम इट। क्योंकि अब देखिए क्या हुआ है ना, कि हमने तो शी जिनपिंग को वेलकम करा, वो मोदी जी के साथ झूले पर भी बैठे। अब काफी लोग इंडिया में भी कहते हैं, खासतौर से ऑपोजिशन पार्टीज ना, कि ये कहते हैं कि साहब ये बड़ा आपने तो साहब झूले पे बैठाया, देखो ये अरे, मोदी जी ने शादी थोड़ी ना कर ली थी शी जिनपिंग से। किसको 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 पता था कि ये शी जिनपिंग। अब अगर मैं ही आपको, आपकी और मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है चीमा साहब, और मैं आपके पीठ पीछे जाके कोई साजिश कर दूं, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ना। वो तो गलती तो मेरी है ना, जिम्मेदारी तो मेरी। आपकी कोई गलती है या आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है? तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज है कि हमने बोला था कि ट्रेड चलेगी, और म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड। हमारा ये था, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो थी वो, दैट वाज ऑलवेज इन फेवर ऑफ ऑलवेज इन फेवर ऑफ चाइना, बिकॉज चाइना हैज अ लार्जर मैन्युफैक्चरिंग बेस देन इंडिया। वो तो है ही चाइना का। लेकिन चीमा साहब फिर वो बात हो गई कि साहब ठीक है, चाइना को भी लेकर चलना है,
लेकिन चाइना का आप देखिए ना, व्लादिवोस्टॉक में भी चाइना ने बोला ये भी व्लादिवोस्टॉक भी हमारा है। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, एंड आई से इट विद अ लॉट ऑफ ह्यूमर, एंड पीपल शुड सी द ह्यूमर इन दिस। चाइना इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विद 14 नेबर्स एंड लैंड डिस्प्यूट्स विद 22 कंट्रीज। मतलब कि आपका जो बगल वाला है उसके साथ, देखिए इंडिया चाइना का लैंड डिस्प्यूट मुझे समझ में आता है, आपका कश्मीर का हो, आपका कहीं का भी हो, हमारा कश्मीर का हो, कहीं का भी हो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बात समझ में आती है जी, बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। अब मैं बोलूं जी मेरा तंजानिया के साथ लैंड डिस्प्यूट है, वो अब आप बोलोगे ये कैसा लॉजिक है, या मेरा उज्बेकिस्तान के साथ लैंड डिस्प्यूट है, वो 2-3 मुल्क छोड़ के लैंड डिस्प्यूट है उनका। अब ठीक है तो है, दैट इज देयर पोजिशन, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट वी सर्टनली नो हाउ टू डिफेंड आवर टेरिटरी। और आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, वी हैव सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन नेपाल, चीमा साहब, वी हैव सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन अफ्रीका, इन अफगानिस्तान, इन श्रीलंका। कोई एक जगह बता दीजिए जहां पे इंडिया ने हन्ना टाइप का कोई एक्शन लिया हो कि जी हम आपको पैसा देंगे, अगर आप नहीं दे पाए तो 99 साल के लिए अंदर। वी हैव नॉट डन एनीवेयर। हमने अफगानियों से जो हमने पार्लियामेंट बनाई अफगानिस्तान में, हमने सड़कें बनाई, डैम बनाए, लाइब्रेरी बनाई, यूनिवर्सिटी पे काम चल रहा है, 10 चीजें कर। हमने तो कभी ये नहीं बोला कि आप ना हमें कि ये तुम पैसा नहीं दे पाए ना, अब ठीक है ये काबुल का ये हिस्सा हमारा 99 साल के लिए। वी आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। हमारा इंटरेस्ट कुछ और है, हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इंडिया के, दोज आर समथिंग टोटली डिफरेंट, बिकॉज दुनिया अपने हिसाब से, अपने प्रिज्म के हिसाब से देखती है ना चीमा साहब, कि हमें ये चाहिए, हम तो इंडिया को भी यही चाहिए होगा। लेकिन वैसे तो मिर्जा ये साहब, चीज है। एक बात है इसी में, आपको और आपकी इन्वेस्टमेंट और चाइनीज इन्वेस्टमेंट में फर्क है। आपकी इन्वेस्टमेंट है कि फॉर द सेक ऑफ गुड, फॉर द सेक ऑफ सॉफ्ट इमेज। उनकी इन्वेस्टमेंट है कि अगर उन्होंने कहीं पे पैसा लगाया है, और देखिए ये तो बैंक भी ऐसे करता है कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो, सपोर्ट लेते हो, अगर आप वो पे नहीं कर पाते तो वो बैंक कहता है ये घर मेरा है। तो चाइनीज भी ऐसे कहते हैं, अगर किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ है और वो नहीं पे कर पाया तो उस चीज को ले लेना, तो दैट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। वो मुल्क कहीं आके वो आर्बिट्रेशन में भी तो नहीं जा सकता किसी ग्लोबल कोर्ट में जी कि ये हमारा कोई जबरदस्ती थोड़ा लिया होगा। यकीनन आपकी और उनकी इन्वेस्टमेंट में आपको फर्क नहीं नजर आता? जी बहुत फर्क है हमारी इन्वेस्टमेंट पर, यही बात मैं कह रहा हूं। लेकिन क्या होता है कि जब गवर्नमेंट्स, आपने देखा होगा एक किस्म की कंट्रीज हैं जिसमें चाइना इन्वेस्ट करता है, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट। चाइना वॉल स्ट्रीट में इन्वेस्ट करे थ्रू कंपनीज, दैट इज अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट। इंडिया में कंपनीज का करे, दैट इज सेपरेट। इट विल लेट अस लुक एट एग्जांपल ऑफ श्रीलंका, अ कंट्री दैट इज इकोनॉमिकली नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। श्रीलंका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है, ज्यादातर पैसा उनका टूरिज्म से आता है, फिशिंग से, सी फूड से, ये सब ज्यादातर। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है श्रीलंका का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से दे विल लुक एट पीपल हु आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, जो लोग मोड़े, टेढ़े करे जा सकते हैं, मे बी ड्यू टू करप्शन, मे बी ड्यू टू इन्फ्लुएंस, कुछ भी, राइट। फिर आप उनको बोलिए डील साइन करिए। इससे क्या होता है, लोकल पॉपुलेशन में बड़ी, जिसको लोकल पॉपुलेशन की बड़ी दिल आजारी होती है, क्योंकि ना किसी की तो जमीन है ना, वो आपने जो क्लियर करवाई है, किसी ना किसी की जमीन है। तो ठीक है, देखिए ये जो, चाहे ये चीज पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, कहीं पर भी हो, ये तो मुल्क का अंदरूनी मामला है, मुल्क का अंदरूनी मामला। मैं सिर्फ आपको मेरा एग्जांपल देने का, चीमा साहब, सिर्फ ये मतलब था एग्जांपल देने का कि इंडियाज इंटेंशंस, आप कोई प्रूफ करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा उसको। इंडिया के इंटेंशंस कभी ये नहीं रहे कि हमने आपके मुल्क में ना 2 पैसे लगाए तो हमें 4 चाहिए, अगर आप 4 नहीं दे पाए तो हम आपका घर ले लेंगे। हमारे पास अपना घर है, हम अपने घर से खुश हैं, संतुष्ट हैं, हमें आपका घर चाहिए नहीं। पहली चीज, लेट्स बी वेरी क्लियर, हमें चाहिए नहीं वो। हमें श्रीलंका में 1 इंच जमीन नहीं चाहिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने। वी आर मोर इनटू इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस। हाउ कैन यू इन्फ्लुएंस द पीपल? वी आर नॉट इनटू कि ये जमीन ले लो, ठीक है। चाइना का एक अपनी पॉलिसी है, चाइना को अपनी पॉलिसी मुबारक, हमारी एक अपनी पॉलिसी, एंड वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट फ्रॉम डे वन। हमें ये काम करना ही नहीं है। हमें किसी के सामने प्रेडेटरी नहीं देखना, हमने किसी के सामने ये नहीं देखना कि और इंडिया ने कितने हजार साल हो गए, हमने कभी नहीं करा। हम लोग कभी बाहर नहीं देखना कि हम ये तलवार लेकर, घोड़े लेकर हम किसी का सर कलम कर दें, मार दें उसको कि ये हिंदुस्तान हो गया। आप इंडियन टेम्पल्स, आपको हिंदू टेम्पल्स दिखाई देंगे थाईलैंड में। आपको पता है जो ओरिजिनल थाईलैंड की कैपिटल थी बैंकॉक के आगे, उसका नाम अयोध्या था। अभी भी अगर आप थाईलैंड के रिकॉर्ड्स में जाके देखें, आप गूगल में चेक करिए, अयोध्या, अयोध्या है जहां पे प्रभु श्री राम पैदा हुए, तो वो अयोध्या है जहां पे ना इंडिया में, तो वहां पे भी अयोध्या है। वहां के किंग को अभी भी जो फॉर्मल टाइटल है थाईलैंड के किंग का, ही इज कॉल्ड लॉर्ड रामा।
बिकॉज वो कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं। थाईलैंड का किंग है, वो कहता है कि हम, उनका नाम है लॉर्ड रामा, आप देखिए उनका ऑफिशियल। सिमिलरली इंडोनेशिया में बाली में आपको हिंदू टेम्पल्स दिखेंगे, पर वहां पे हिंदुओं ने राज नहीं करा कभी, मतलब इन द सेंस कि इंडिया से जो गए और वहां पे किसी को, तो वो हमारा नेचर ऐसा नहीं है। वी डोंट मीन हार्म टू एनीबॉडी। अफगानिस्तान में भी जो हम कर रहे हैं सब, एंड अफगानिस्तान में वी विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग, वी विल सिंपली कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन अफगानिस्तान। हम और उनकी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे और उनके स्कूल्स बनाएंगे और उनके एयरपोर्ट्स बनाएंगे, डैम बनाएंगे और कंस्ट्रक्शन का काम करता रहेगा। लेकिन कोई अफगानियों से ये नहीं पूछने वाला कि साहब मतलब आपने ये कर दिया तो सब लाओ इधर, वो नहीं होगा कभी। लेकिन दैट इंडिया विल नॉट डू। मेजर साहब ये तो आप करते रहेंगे, लेकिन अभी फिर मुझे सवाल पूछना पड़ेगा आपसे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताएं ना, आप जमातुल अहरार और टीटीपी को जो आप सपोर्ट करते हैं और उनको वहां पे क्लब करते हैं, आप अपनी सॉफ्ट साइड बताते हैं, हार्ड साइड मेजर साहब नहीं बताते आप। तो ये जिससे जिससे पाकिस्तानी कंसर्न है, जिससे हमने लोगों ने बात की कि आपके जो एनएसए हैं बड़े काबिल हैं, सारी बात है भारत के लिए, लेकिन वो सॉफ्ट साइड के साथ आप थोड़ी हार्ड साइड भी बताएं ना जनाब, ऐसे तो ना करें आप। जी जी, मैं आपको बताता हूँ चीमा साहब, ये जो बात है ना टीटीपी और जमातुल अहरार की, ये पाकिस्तान काफी टाइम से ना निकाल रहा है कि ये इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है। और मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट से भी बात हुई है, सबसे बात होती है, जो फॉरवर्ड डिप्लोमेट्स हैं आपके, ये सब। अब देखिए साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की और बाबर इफ्तिकार साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हाल ही में, कुछ दिन पहले। आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, राइट। आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, आप जाते हैं, यूर बेसिकली आप गुरु हैं, जिसको हिंदी में गुरु कहते हैं ना, टीचर होता है जो, आप सिखाते हैं लोगों को। मुझे तो चीमा साहब उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ समझ नहीं आया। दे सेड कि इंडिया में 30 या 60, पता नहीं क्या नंबर था, मुझे याद नहीं है, इंडिया में इतने टेररिस्ट कैंप्स हैं। आपने अच्छा हुआ ये नहीं बोला कि टेक्सास में 50 हैं, मिनेसोटा में 15 हैं और न्यूयॉर्क स्टेट में साहब 55-60 और हैं वहां पे। अरे लाइक व्हेन वी गेव द लिस्ट ऑफ टेरर कैंप्स इनसाइड पाकिस्तान चीमा साहब, वी गेव प्रॉपर ग्रिड रेफरेंसेस कि सर ये है, ये जो चीज है ये जमातुल दावा का है, ये फ्रंट है लश्कर तैयबा का, ये मुरीद के इतना आगे है, ये इसका ग्रिड रेफरेंस है, यहाँ पे लास्ट नोन ये बंदे थे, लास्ट नोन 3 बंदों का नाम हमें पता है, बाकियों का हमें नाम नहीं पता, और ये उसकी लोकेशन थी। ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे करा। जो भी हमने वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, वो हमने जैसे 26/11 की भी हमने एक वॉइस रिकॉर्डिंग दी, और एक वॉइस रिकॉर्डिंग हमने वो भी दी जिसमें परवेज मुशर्रफ साहब की आवाज भी थी, और आपके जनरल अजीज थे, कोई आई एम फॉरगेटिंग वो जनरल साहब कौन थे आपके, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब की भी हमने वॉइस रिकॉर्डिंग दी थी, कारगिल के टाइम की, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन या समथिंग लाइक दैट, और पाकिस्तानी हैंडलर्स की भी। तो मैं कह रहा था, जब अगर आपको लगता है कि इंडिया मुलव्विस है, तो यूनाइटेड नेशंस में प्रॉपर जाके, मैं तो बार बार कह चुका हूं, मैं सबको कहता हूं कि मैं, अगर भगवान ना करे इंडिया टेररिज्म फैला भी रहा हो, राइट, 2 चीजें हैं, मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि अगर बलोच रिपब्लिकन आर्मी जाके, अगर उनके हाथ से बच्चे कत्ल हो जाता है, राइट, या किसी इनोसेंट बंदे का, नॉन कॉम्बैटेंट का, किसी खवातीन का, किसी बुजुर्ग का, किसी बंदे का भी जो कि इनोसेंट है, देन आई विल टेक अ स्टेप बैक। ये नहीं होना चाहिए। बाकी आपको पाकिस्तानी फौज से जो लड़ रहे हो यार, गुड, गॉड ब्लेस यू, वी आर हैप्पी, बट तो इसलिए चीमा साहब एक और चीज है ना, बताइए ना, प्लीज प्लीज टेल मी। जी नहीं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एज ए लुक यू आर एन इंडियन सिटीजन, आप जारी भारत सर्व कर रहे हैं, आप एनालिस्ट हैं, आपका एक इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के अंदर में जैसा बहुत ज्यादा, आप एक ओपिनियन मेकर हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर जब आप किसी ग्रुप को ये कहें कि आप जाके दूसरे उसी मुल्क में आप किसी की फौज पे या लॉ एनफोर्समेंट पे टारगेट करें, तो डू यू थिंक कि आप इंडिया में किसी को कहेंगे कि भाई आप फौज पे टारगेट करो, लेकिन आप दूसरे मुल्क में, इजंट इट लाइक इंसाइटिंग फॉर वायलेंस, लोगों को उकसाना वायलेंस के लिए मेजर साहब? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं उनसे कि मैं इंसाइट नहीं कर रहा वायलेंस के लिए चीमा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आप ना खवातीन, बच्चों को, बुजुर्गों को हाथ ना लगाएं। आपकी जो भी शिकायतें हैं, यू सॉर्ट इट आउट विद पाकिस्तान आर्मी। मैं तो कुछ और कह रहा हूं, हम दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं चीमा साहब। मैं किसी को ये नहीं कह रहा, मैं
या तो कहता है कि सब पाकिस्तानी बुरे हैं, सबको मार डालूं। मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं, जो खवातीन हैं, आपकी जो लड़ाई है पाकिस्तानी फौज के साथ है, आप वहां तक महदूद रखें अपनी लड़ाई। आप प्लीज बच्चों को टारगेट ना करें। आप प्लीज जो खवातीन है उनको टारगेट ना करें, जो पाकिस्तानी नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं आप उनको टारगेट ना करें। मैं ये कह रहा हूं। तो आप और मैं कह रहे हूँ चीमा साहब, दो अलग अलग चीजें। चले चले। अच्छा मेरे साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आते हैं, इस पॉइंट से हम आगे निकल जाते हैं। मेरे साहब, हाउ डू यू सी इंडिया इन 2021? मतलब 2020 में तो हमने देखा, आपने चाइना का जिक्र किया, आपने कहा जी मिलिटरीली आपके लिए अच्छा रहा क्योंकि चाइना में हो गए, क्वाड हो गया, फिर कोविड से डील किया। बट इंडिया एज ए स्टेट आप कैसे देखेंगे कि इंडिया 2021 में कैसा होना चाहिए? डू यू थिंक कि मोदी साहब मुल्क को राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? देखिए साहब, मुझे तो लगता है बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में मुल्क जा रहा है। एंड और भी अच्छे डायरेक्शन में जाएगा 2021 में। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो पाकिस्तानी ऑडियंस जो सुन रही है, आप इस चीज को आप आई होप आपके यूट्यूब पे भी इंटरव्यू जाए चीमा साहब, क्योंकि पाकिस्तान में फेसबुक ज्यादा प्रेफर करते हैं, यूट्यूब लिंक और फेसबुक ज्यादा प्रेफर करते हैं पाकिस्तान में। तो चीमा साहब, मैं देखिए ना, दो चीजें हैं। व्हेन मोदी डज समथिंग, आपको ये एक माइंडसेट समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जो भी बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, दे हैव 303 सीट्स इन पार्लियामेंट, राइट? वो वही कर रहे हैं जिनके लिए लोगों ने उनको वोट दिया था। मोदी जी अपने मन से कुछ नहीं कर रहे। अगर आप ये बोलें कि साहब मोदी जी अपने मन से ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दैट, ही इज डूइंग नथिंग। ही इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ही हैज बीन सेंट टू द पार्लियामेंट टू डू। आज की तारीख में भी एक छोटा इलेक्शन भी हो, ठीक है, वहां पे भी मोदी के नाम पे वोट मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं तुम जाके ये करो, हमने तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया है। मोदी जी फिर वही जाके करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया। जैसे आपके यहाँ इमरान खान साहब है, राइट? इमरान खान साहब को किस लिए भेजा था? कि आप महंगाई कम करेंगे, करप्शन वालों को जेल में डालेंगे, आप एहतसाब करेंगे, राइट? तो उनको करना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए तो वो पीएम बने ना। He should do that. He's not doing that. He should do that. Similarly, मोदी जी जो भी कर रहे हैं, 370 जाएगा, क्योंकि जैसे इमरान खान साहब ने बोला हमें तो पता ही नहीं था। अरे पता नहीं था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है भाई। मोदी साहब की स्पीचेस हैं कि जी हम आएंगे करेंगे। यहां पे फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया कि मोदी 10 बार इख्तिदार में आ जाए, 10 बार गवर्नमेंट बना ले, वो कर नहीं पाएगा। एक दिन सवेरे हम लोग बैठे थे स्टूडियो में, मैं बोला कि साहब आप स्टूडियो आ सकते हैं, कोई अर्जेंट ब्रेकिंग हो सकती है। ये 5 अगस्त की बात है 2019। तो मैं घर पे था, मैंने बोला आ जाता हूं। मैं गया, पहुंच गया स्टूडियो कि सर अमित शाह विल गो लाइव फ्रॉम पार्लियामेंट। मैं बोला मेरा क्या लेना देना है यार अमित शाह से? अमित शाह विल गो लाइव, ही इज द होम मिनिस्टर, हमें तो वो कुछ बात करेंगे फिर इंटरनल अफेयर्स की। मेरा तो कह रहा सर आप, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, बैठ जाओ। तो बैठ गए। अमित शाह ने बोला, गए, 5-6 मिनट की स्पीच थी उनकी। उन्होंने बोला मित्रों आज से 370-35 से नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, खत्म हो गया। हल्ला हुआ पार्लियामेंट में, बड़ा हुआ, कहानी खत्म हुई, इट्स नॉट कमिंग बैक, एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ स्टोरी। जो बाइडेन, कमला हैरिस अपने सर पे खड़े होकर भंगड़ा कर दें, ये नहीं आ रहा वापस। आप नहीं कर सकते। जितनी जल्दी दुनिया भूल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इंडिया नहीं जा रहा वापस, ये नहीं होगा। और दूसरी चीज, एक और चीज ना चीमा साहब, ये लोग आउट ऑफ पावर और इन पावर अलग अलग बात करते हैं। कमला हैरिस ने क्या करा? कमला हैरिस ने बोला कश्मीर के बारे में, ये बारे में, वो बारे में। उसकी पहली स्पीच थी, उसमें 3 बार उसने इसराइल का नाम लिया कि हम सबसे बड़े सपोर्टर हैं जी इसराइल के। और यहां पे पाकिस्तानी पैसे दे रहे थे उसको, मुस्लिम्स फॉर बाइडेन का हैशटैग चला रहे थे, इतने $मिलियन दे दिए, उसने पैसे ले लिए। हम तो उसी ने वो करना है जो अमेरिकन, जो ओरिजिनल अमेरिकन डीप स्टेट है। ओरिजिनल तो अमेरिकन ही है ना डीप स्टेट, वो पाकिस्तानी इंडियन तो नहीं, ओरिजिनल तो अमेरिकन ही है। अमेरिकन डीप स्टेट में जो काम कराना है वो करेंगे। दे कैन नॉट गो अगेंस्ट अमेरिकाज इंटरेस्ट। अमेरिका इंटरेस्ट जो भी है, जो 2021 में मुझे लगता है इंडिया विल गो इनटू, देयर विल बी मोर रेडिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो, और रेडिकल रिफॉर्म्स होंगे इंडिया में। क्योंकि फोकस इकोनॉमी है, जॉब क्रिएशन फोकस है। मुझे लगता है कि कोरोना से हम लोग जल्दी रिकवर करेंगे। अभी इंडिया में लोएस्ट कोरोना का पॉइंट पे हम आज पहुंच गए। आज सवेरे की न्यूज थी इंडिया में कि लोएस्ट केसेस अभी तक आए हैं जब से कोरोना की वबा आई है ना, तब से लोएस्ट है चीमा साहब। तो ये सब रहेगा, ये सब रहेगा। ये तो बड़ी, आई थिंक पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन मेजर साहब, ये जो आपने कहा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे, तो ये जो किसानों वाली रिफॉर्म्स है वो तो बैकफायर नहीं करेगी किसी हद तक? मतलब सोसाइटी में एक तोड़फोड़ तो हुई है, एक
मोदी जी की वो रिफॉर्म स्ट्रक्चर का हिस्सा ही है। गो के मैंने इसको थोड़ा समझने की कोशिश की है, रिफॉर्म्स को कोई इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन शायद किसानों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया या डिस्कस नहीं किया गया। तो इस तरह की रेडिकल रिफॉर्म्स में जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो उठ खड़े होते हैं। हाउ डू यू सी दिस? देखिए साहब, ऐसा है कि एमएसपी तो प्रोटेक्टेड है। जो किसान का जो एमएसपी है वो तो प्रोटेक्ट है, और सरकार से बात चल रही है किसानों की कि बढ़ा दो, ठीक है। उसमें एक चीज है जिसमें कि बिचौलिए बड़े परेशान हैं, जो मिडिल मैन है ना, वो बड़े परेशान है चीमा साहब। और वो जो चीज है वो दैट इज दैट आप अपना जो अनाज है, अब जैसे मैं आपको पाकिस्तान का अगर एग्जांपल दूं, कि कोई अगर एक किसान है जो कि let us say कि he is in बहावलपुर में है आपके, ठीक है। एक किसान है बहावलपुर में, वो कुछ उगाता है, वो कुछ भी XYZ वो उगाता है बहावलपुर में। तो अभी उसका ये था कि साहब आप बहावलपुर में क्या है कि आप सिर्फ पंजाबी सूबे में आप बेच सकते हो, आप उसके बाहर नहीं बेच सकते, लोकली बेच सकते हो, राइट। मोदी जी ने बोला कि आप क्वेटा में बेचो, आप केपी में बेचो, आप पाकिस्तान में कहीं भी बेच सकते हो, अपने मनचाहे दाम पे बेच सकते हो। एमएसपी तो आपका प्रोटेक्टेड है, आपको जिसको जो बेचना करो। अब क्या हो गया इससे? भाई एक आदमी का कंट्रोल होता है ना आपका। किसको बेच रहा था किसान? जो पाकिस्तानी किसान की बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, वो किसान किसको बेच रहा था? वो तो किसी मिडिल मैन को बेच रहा था। क्योंकि किसान अपना प्रोड्यूस इस पे डाल के सड़क पे तो नहीं बेचेगा, ठेले पे। अगर उसने आलू उगाए तो आलू तो किसान नहीं बेचता ना, वो तो रेडी वाला ही बेचता है। रेडी वाला किससे खरीदता है? मिडिल मैन खरीदता है। इसलिए तो आपको महंगा मिलता है, मुझे महंगा मिलता है। बात यह है जो मिडिलमैन हैं, दे आर वेरी अपसेट विथ मोदी। कि मोदी की यही होती है जो टिपिकल सर्जिकल है मोदी की। ओवरनाइट एक लॉ लाए पार्लियामेंट में, खट, ये वापस नहीं होने वाला। ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं ना किसान, ये क्या होता है कि एक इसमें पार्लियामेंट की एक्ट होती है, या पार्लियामेंट की एक्ट वापस नहीं आती। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, और सरकार ने बोल दिया हम अमेंड कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने ही लोग हैं किसान, इनके कंफर्ट के लिए। लेकिन जो ये कहता है कि नहीं इन तीनों लॉज को वापस लो, तो ये नहीं होगा। बट इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, और मुझे लगता है कि सरकार और किसानों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। अपने लोग हैं, दे आर आवर पीपल। और जिसको नहीं पंजाबी में कहते हैं मुकम्मल करके खत्म करो जी, वो बातचीत करके दाएं बाएं ना हो जाएगा। सर हमारे पाकिस्तान में ना वो चौधरी शुजात हुसैन है, अगर आपने उनका नाम सुना हो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है गुजरात से, ये हमारे इधर। तो वो बड़े थोड़े से ना, उनको मजाहिया एंगल भी है और बड़े जीरक सियासतदान है। तो उनका एक बड़ा मेजर साहब एक बड़ा मशहूर मकाला है पंजाबी में, कोई लड़ पड़े ना आपस में सियासतदान, कुछ करें, मिट्टी पाओ यार मिट्टी पाओ। तो वो ना मिट्टी पाओ मतलब छोड़ो यार इसको। तो वो हमारे मीडिया में एक बड़ा चलता है जी, शुजात हुसैन कह रहा है मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। तो ये एक जारी बात है, फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया इन सबको जारी बात है मिट्टी पानी चाहिए और आगे जाना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी भी इससे लिंक है, फिर कभी आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे साथ एक अगला टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाह रहा हूँ, वो है मालाबार एक्सरसाइजेस जो मैं अभी हुई हैं रिसेंटली, और जिसमें क्वाड भी था और सारी नेवीज में, क्योंकि खास करके इंडिया जो है वो उसकी एक इंडो पैसिफिक में अब उसकी एक पहचान भी काफी बन गई है। स्ट्रेटेजिक कमांड भी वहां पे बना दी गई, इंडो अमेरिकन ने भी उसका नाम इंडो पैसिफिक रख दिया। एक तो वो एक्सरसाइजेस भी हुई इधर, जिसमें क्वाड भी इस दफा शामिल था, लेकिन कोरोना के SOPs वो सारे चल रहे थे। इधर पाकिस्तान भी एक अमन एक्सरसाइजेस करवा रहा है फरवरी में, ये इसी साल, ये जो 2021 में, जिसमें तकरीबन काफी ममालिक आ रहे हैं, नेटो के काफी ममालिक आ रहे हैं, रशियंस आ रहे हैं, अमेरिकन आ रहे हैं, ईरानियंस आ रहे हैं। और ये कहा ये जा रहा है कि ये जो एक्सरसाइजेस है, अमन एक्सरसाइजेस है, बेसिकली तो ये वो एंटी पायरेसी और इन चीजों को के लिए हैं। लेकिन एक इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि रशियन मिलिट्री काफी देर के बाद नेटो के ममालिक के साथ दोबारा एक्सरसाइजेस करेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें दोस्त और दुश्मन सारे मिले हुए हैं, मतलब अमेरिकन, रशियन, ईरानियन सारे मिले हुए हैं। सो डज इंडिया सी दिस के भाई अगर आप वहां पे इंडो पैसिफिक में एक अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, तो जो पाकिस्तान यहाँ पे अमन एक्सरसाइजेस कर रहा है और इतने बड़े ममालिक में लोगों को लेके आ रहा है, और इससे पहले अभी आपको पता है इसी महीने दिसंबर में शाहीन एक्सरसाइजेस भी हुई हैं पाकिस्तान और चाइनीज एयरफोर्स की भी। सो हाउ डज इंडिया सी दीज एक्सरसाइजेस के
इसका इसका समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का एक जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस है वो उसको कैसे खित्ते में देखता है? जी मेरे साहब। नहीं, चीमा साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा जो मालाबार एक्सरसाइजेज है ना, या जो क्वाड है, बेसिकली साफ साफ बात करनी चाहिए, दैट इज टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस। क्वाड की नेवी जो है वो चाइना से करीब 3 गुना बढ़ी है, 4 गुना बढ़ी है, ठीक है। तो क्वाड इज एट अ डिफरेंट लेवल। जो आपका एंटी पायरेसी का ऑपरेशन हो रहा है, तो ये तो ठीक है, इसमें तो सबको ज्वाइन करना भी चाहिए और एंटी पायरेसी होनी भी चाहिए, क्योंकि पायरेट्स, खासतौर से सोमालियन पायरेट्स, दे आर दिस थिंग, वो तो थ्रेट है ही सबके लिए। तो अच्छी बात है, आई वेलकम इट, करना चाहिए सबको। और क्योंकि जब ट्रेड चलेगी तभी जाके दुनिया में स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी। एंड पायरेसी इज, इससे इंश्योरेंस जो प्रीमियम्स होते हैं शिपिंग के, दे आर ऑल्सो इम्पैक्ट बिकॉज बिकॉज ऑफ द सोमालियन पायरेट्स। अब काफी हद तक इसमें इंडियन नेवी भी लगी हुई है, और तो ये सब तो होना चाहिए इसमें, इट्स गुड। एंड रशियंस रशियंस विल गो एवरीवेयर। रशियंस तो जाते हैं एक्सरसाइजेस के लिए, इंडिया में तो हर साल आते हैं, उनके ऑफिसर्स यहाँ पे ट्रेन होते हैं, उनके सीनियर कमांड के लिए, हायर कमांड के लिए यहाँ पे ऑफिसर्स आते हैं। सो दे कीप कमिंग, रशियंस विल गो, सी इट्स अ बिग कंट्री। लेकिन मेरे साहब इसमें थोड़ा मैं दूसरा सवाल भी ऐड कर दूं। उसमें ये है कि बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया ने अपने आप को महदूद कर लिया है, कि मतलब इंडिया बिल्कुल वो जो क्वाड है, वो जो अमेरिकन ब्रैकेट है, उसके अंदर फंस के रह गया है। और ये जो पाकिस्तान की एक्सरसाइजेज हैं, ये किसी एक ग्रुप के साथ नहीं है, ये एक बड़े ग्रुप के साथ हैं। और दिस इज पाकिस्तान सक्सेस कि हमने बहुत सारे लोगों को मिला लिए, और हमारी जो नेवी है उसकी ये एक्सेप्टेंस है। सो ये जो इंडिया अपने आप को कंस्ट्रेंट कर रहा है और पाकिस्तान ने अपनी ऑप्शंस खोल दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी और ये जो चैलेंजेस हैं इनको अब वो जो है वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से चलाना है, किसी के जेर साया नहीं आना। तो इज देयर नीड अ डिफरेंस? ये मैं नहीं चीमा साहब, मैं डिसएग्री करूंगा इन एनालिस्ट से, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की नेवी बहुत छोटी है। पाकिस्तान नेवी, 2009 की बात करूं, उसके उसमें एक डिस्ट्रॉयर भी नहीं है, एक, इट डज नॉट हैव अ डिस्ट्रॉयर, इट जस्ट हैज फ्रिगेट्स। तो अगर कोई ये बोले कि जहां तक नेवल एक्सरसाइज है उसमें पाकिस्तान ने अलाइनमेंट बना ली, अलाइनमेंट तो देखिए हम बना रहे हैं, हमारा सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, हम लोग थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की बात कर रहे हैं, हम लोग 11 डिस्ट्रॉयर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन की बात कर रहे हैं। देर आर 34 ships in India which are being made in India, which are this thing, we are talking to this F-18 Hornet, जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए राफेल से बात हो रही है। तो एक अलग है, देखिए साहब, क्वाड एक चीज है, राइट, क्वाड एक चीज है, बाकी एक चीज है। सो वी आर, देखिए व्हाट इंडिया इज सीकिंग टुडे इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस। साथ में लेके चलना तो हम कर ही रहे हैं कई सालों से, हम लोग एक अलग चीज कर रहे हैं ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या थी, कि जो हमारी पहली जंग हुई पाकिस्तान के साथ, वो 1947-48 में हुई थी, मतलब जो कि कश्मीर में थी, विच इज नॉर्थ, जाहिर सी बात है। 62 की जंग हुई चाइना में, वो ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट इस एरिया में हुई। 65 में जो पाकिस्तान के साथ जंग हुई चीमा साहब, वो दैट वाज इन स्टार्टेड ऑफ इन अखनूर इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एरिया, नॉट कश्मीर बट जम्मू एरिया, अखनूर। और फिर उसके बाद कश्मीर में थोड़ा सा फैली, फिर अपने पंजाब की तरफ भी गई, ऑल दैट तमाशा हैपेंड। 71 ईस्ट एंड वेस्ट बोथ, नॉर्थ ऑल्सो। देन कारगिल महदूद रह गया एक छोटे से एरिया में ना, लद्दाख के एरिया में। कारगिल इज इन लद्दाख, सो लद्दाख के एरिया में महदूद होकर रह गया। जो भी हमारे यहाँ टेररिज्म हुई है, चाहे कश्मीर में हुई है, चाहे पंजाब में हुई है, कहीं भी हुई, सो ऑल दिस इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, अपवर्ड फेसिंग, ऊपर की तरफ फेस करके चल रहा है। लेकिन ऑल द टाइम द थ्रेट वाज बिलो, द थ्रेट वाज फ्रॉम द सीज। तो ये जो क्वाड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाइना का 35-40% जो ट्रेड है वो साउथ चाइना सी से जाता है, वो मलाका स्टेट से जाता है। चाइना इज नॉट येट अ मिलिट्री पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। चाइना को 10 साल लगेंगे, क्योंकि चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हैं, एक डेढ़, अब दूसरा नहीं आया उनका पूरी तरीके से। अमेरिका के पास 10, 11, 12 है, न्यूक्लियर पार्ट वो भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि चाइना इज इकोनॉमिक, जो चाइना का जो सुपर स्टारडम है, इफ आई कैन कॉल दैट, इट इज लेवरेजिंग ऑन दैट टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो कि कोई भी मुल्क करेगा, इंडिया भी कर रहा है, सब लोग करते हैं, चाइना भी कर रहा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, दैट्स देयर ओन इंटरनल पॉलिसी। मेरा ये कहना है चीमा साहब कि एट द एंड ऑफ द डे ना, एवरीबडी विल ट्राई टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस। सब लोग ये तो है, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। मुल्क अपने मफादात देखते हैं, इंडिया यहाँ पे अपना मफादात देख रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया और भी चीजें कर रहा है, इट इज नॉट जस्ट मिलिट्री।
मिलिट्री कैनॉट सर्वाइव विथ इकोनॉमिक्स। तो आपने बोला ना कि पाकिस्तान ने अपने ऑप्शंस खोल दिए। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ ना, मैं एक दो पाकिस्तानी फ्रेंड्स को बोली तो उनको उनको अच्छा नहीं लगा, तो मैं पहले ही माफी मांग लूं बोलने से पहले, कि कहीं आप बोलें कि जी। देखिए, जो हम कहते हैं ना, जो हुदूदी खुद मुख्तारी होती है ना, एक एक मुल्क का जोग्राफिकल खुद मुख्तारी होती है, वो डिपेंडेंट होती है इकोनॉमिक खुद मुख्तारी पे। हम्म। आप अग्री करेंगे मतलब कि मिलिट्री मिलिट्री इज समथिंग दैट अ कंट्री हैज टू बी एबल टू अफोर्ड। चाइना की अब मिलिट्री आंखें दिखा रही है, इतने साल तक तो सो रखी थी, क्यों? क्योंकि चाइना ने पहले अपनी इकोनॉमी डेवलप करी। अब इकोनॉमी चाइना की वर्ल्ड की सेकंड हो गई है, अब वो मिलिट्री से आंखें दिखा रहा है। पहले तो उसने आंखें नहीं दिखाई। 1979 में तो वियतनाम से हारा था चाइना, बहुत बुरी मार पड़ी थी। लेकिन क्या अभी हारेगा वियतनाम से? बिल्कुल नहीं हारेगा। नाउ इट इज बिकम सो बिग, राइट? तो वही मैं पाकिस्तान को भी कहता हूं कि सिर्फ ना फौज पे डिपेंडेंट होना, आई थिंक इट विल बी मिस्टेक। चाहे इंडिया तो कभी डिपेंडेंट थी नहीं फौज पे इतना। तो मैं ये कहता था कि मालाबार एक्सरसाइज हो, अमन एक्सरसाइज हो, दोनों एक्सरसाइजेस चलनी चाहिए। और महदूद, मुझे नहीं लगता कि इंडिया रह गया महदूद, कि उसमें कंस्ट्रिक्ट हो गया, कि इंडिया इज टू बिग अ कंट्री। अमेरिका निगल नहीं पाएगा हमको। 130 करोड़ लोग हैं चीमा साहब, इट कांट सोलो इंडिया। एंड द इंडियन नेवी एंड द इंडियन आर्मी, इट्स टू बिग। मतलब 15-16 लाख बंदे हैं, मतलब नहीं, इट्स मेरे साथ मैसिव। आजकल तो कोई भी किसी को नहीं निगल सकता। मतलब 50 साल बाद अमेरिका को क्यूबा के आगे भी घुटने टेकना पड़ गए आजकल के जमाने के। मतलब मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका ने जितनी आज तक सैंक्शंस लगाई हैं, सैंक्शंस जो लगाई हैं, उसमें सिर्फ 2/3 जो सैंक्शंस है वो तो इफेक्ट ही नहीं की किसी के ऊपर। मतलब आजकल चीजें बिल्कुल डिफरेंट जा रही है। लेकिन आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि आपकी जो ज्योग्राफी है, आपकी जो ज्योग्राफिकल सॉवरेनिटी है, वो आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी से लिंक है। इसमें तो दो राय ही नहीं है। अगर हमारे पास इतनी बड़ी फौज है और इतने बड़े रिसोर्सेज है, इतना बड़ा मुल्क है, तो अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? और इसीलिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे ध्यान दे रहा है और हमें अपनी जो ऑप्शन है ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़े डिफिकल्ट टाइम में ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आप देखें ना, मिडल ईस्ट में पूरे का पूरा इंडिपेंडेंट जाने की कोशिश कर रहे हैं। गो के हमें पता है कि हम वहां फंस सकते हैं। और क्योंकि हम सऊदीज को भी कह रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, कि हम जो आप हमें लेके चलो हम वो करने को तैयार नहीं है। हमने सऊदियों की बात ना यमन में मानी, ना कतर के साथ मानी, ना ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे मानी। हमने उसके ऊपर आके अपना बैकलैश कश्मीर के ऊपर ले लिया। लेकिन हमने कहा भाई नहीं, अगर हमने इस तरह अगर बन गए तो ये तो हमें जो है ना, जो हमारी इकोनॉमी पहले ही कमजोर है, ये तो घुमाते रहेंगे ऐसे। हमने इतने बड़े अलायंस को हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में जो है वो तब्दीलियां आ रही हैं। वो बिल्कुल चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो रही है। लेकिन एक नई लेकिन ताल्लुकात इतने पुराने हैं कि वो उसमें वो दरार इतनी बड़ी नहीं पड़ेगी, लेकिन मामलात खराब हो रहे हैं। इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए आई एग्री विद यू कि अमन एक्सरसाइजेस हो या कुछ भी हो, इसको आपने अपनी इकोनॉमी से बचाना है, अपनी ज्योग्राफी को, ना कि आपने अपनी बड़ी बड़ी जो है वो मिलिट्री पावर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमी इज मोर इंपॉर्टेंट। जी, यही बात होगी। बिल्कुल चीमा साहब, और मैं तो एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जो पाकिस्तानी दोस्त देख रहे हैं। अब छोटा मुंह बड़ी बात, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू एडवाइज एनीबॉडी, बट कि अगर पाकिस्तान ये बोले ना कि और आई होप इट विल बी टेकन इन अ पॉजिटिव सेंस जो मैं बोल रहा हूँ चीमा साहब, कि यू नो रेगुलरली ट्राइंग टू सी दैट कि हमारा एक पार्ट है डेस्टिनी में, एक बड़ी पिक्चर होती है ना। अगर मुझे कोई बोलता ना कि आप मुशीर उशीर बन जाए, कोई आप बड़े तगड़े कोई, है ना, आपको भी गाड़ी वाड़ी मिले, इस्लामाबाद में रेड जोन में ही घर हो आपका, तो आई वुड हैव जस्ट सेड कि शट आउट एवरीबॉडी इन पाकिस्तान एंड फोकस ऑन इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, और कुछ बात ही मत करो किसी से। आपका देखिए पाकिस्तान में पता क्या है आपका, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, ये इकबाल की शायरी करती, ये सब छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है, आपके कुछ डॉक्टर्स हैं, आपके कुछ साइंटिस्ट हैं, दे आर टॉप क्लास चीमा साहब, आपके टॉप क्लास लोग हैं। लेकिन क्या होता है कि ये पहले इंडिया में प्रॉब्लम थी, पर इंडिया में अब रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इंडिया में रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान में अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। यू गेट योर, नॉट जस्ट आप सिर्फ वो नहीं कि ना वो बाहर से पैसे भेजेंगे, डॉलर भेजेंगे, वो छोटा अमाउंट है, वो दैट्स ओनली पाकिस्तान के केस में 10 बिलियन होगा, 12 बिलियन होगा, 11 बिलियन होगा, ऐसी होगा। सो दैट इज पीनट्स, वो दैट इज नॉट अ बिग अमाउंट। द बेसिक थिंग इज कि जो चीमा साहब, जो आपके जो साइंसदान हैं, जो आपके बड़े डॉक्टर्स हैं, जो आपके थिंकर्स हैं ना,
if you can get them back to Pakistan and say that Pakistan will focus on economic prosperity first, हाथ धोके ना इसके पीछे लग जाएं, हाथ धोके इसके पीछे। ये अजरबैजान में क्या हुआ, तुर्की में क्या हुआ, सऊदी अरब, मरने दो अजरबैजान तुर्की। आप यू एक मोटो आप लाओ पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान फर्स्ट, कहानी खत्म। हमें पाकिस्तान से मतलब है, हमें पाकिस्तानियों से मतलब है, बाकियों को मरने दो अपनी जगह, क्या लेना देना आपने। बात यह ना कि आप इधर भी पढ़ोगे उधर भी, उससे ये होता है कि मैं तो यही, जैसे इंडिया ने काफी हद तक बोला कि हम लोग नॉन अरेंट थे, इंडिया ने भी यही लिया। इंडिया ने बोला कि खुद को पहले हम ठीक कर लें, जिस दिन हमारी जेब में पैसे आ गए ना, फिर हम कुछ भी करें, दुनिया तो सजदा करेगी इस चौखट पे। क्योंकि देखिए आखिरी हकीकत क्या है, एक मौत है, एक पैसा है, दो ही तो हकीकत है दुनिया की, बाकी सब तो फ्रॉड है। एक तो मौत है जो आनी है सबको है, और दूसरी चीमा साहब इज कैश, कैश इज किंग। चाइना से सब क्यों डर रहे हैं, क्योंकि चाइना के पास पैसा है। चाइना की मिलिट्री ऐसी तगड़ी नहीं, चाइना ने पिछले 50 सालों को लड़ाई भी नहीं जीती, बट चाइना के पास पैसा इतना है। एवरीबडी वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद चाइना, दैट इज द ओनली थिंग। तो अगर पाकिस्तान अपने आपको इंटरनली मजबूत कर ले, फाइनेंशियली मजबूत कर ले, करप्शन थोड़ा सा उसमें वो कर ले, और तो आपका तो कुछ सम ऑफ योर मैन पावर इज वर्ल्ड क्लास। जी मतलब मैं आपकी, बल्कि ये जो आपने 20 इयर्स का जिक्र किया, मैं ये पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर अमूमन जब आता हूं तो मैंने ये कहा है कि अगले 20 साल कुछ नहीं करना, अगले 20 साल सिर्फ इकोनॉमी में फोकस करो, अपनी इकोनॉमी, अपनी डेवलपमेंट ग्रोथ करो, इंडस्ट्री बढ़ाओ, मैन पावर को यूज करो। तो फिर हमने देखे मेजर साहब, हमने पिछले 75 साल जंगें लड़ी हैं, हमें वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। और ये बड़ी पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि बेशक वो कोल्ड वॉर हो, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो, इंडिया के साथ हो, तो हमारे जैसा मुल्क जो है वो हमें इस स्पेस से थोड़ा बाहर आना है, और इकोनॉमी तभी ग्रो कर सकती है अगर हम इस सारे मोड से भाई। और भी अभी इसीलिए सिविल और मिलिट्री की आदत मिल के मेजर साहब काम कर रही है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, आई एग्री विद यू ऑन दिस इकोनॉमी। लेकिन मेरे साहब अभी बस आपसे दो एक छोटे छोटे सवाल, अगले 8-10 मिनट में हम इसको इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। मेरे साहब एक तो ये बताएं कि 2020 तो गुजर गया, और इंडिया ने जब 370 और 35A किया, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान से बात कोई नहीं करनी, सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया। डू यू थिंक सार्क रिवाइव होगा, या आप समझते हैं कि ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, जरूरत आपको भी नहीं है, हमने भी सोच लिया भाई सार्क में तो कुछ नहीं है, कहीं और चले जाओ, एससीओ देख लो, इधर उधर दाएं बाएं देख लो, या सार्क खत्म हो गया? और बल्कि इसकी तो आपको बात ही नहीं करता, इस जो रीजनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की। तो जी मेरे साहब। चीमा साहब, सार्क बिल्कुल वैसी है जैसे आईसीसी है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ना, सार्क और आईसीसी एक बीसीसीआई पे डिपेंडेंट है, इंडिया पे डिपेंडेंट है। मुझे नहीं पता चीमा साहब कि ये सार्क रिवाइव होगा कि नहीं, आई डोंट नो। बट मोदी जी के अंडर एक चीज हुई है, मैंने एक बात ये देखी है कि डिप्लोमेसी हैज गॉन इनटू ओवरड्राइव। खुद जाना उनके साथ एक तरीका है पर्सनल डिप्लोमेसी का। आप ट्रंप के लिए जाओगे, फिर ट्रंप को आप जपियां डालोगे ट्रंप को, और फिर आप बोलोगे कि ट्रंप जीतेगा। फिर बाइडेन भी आएगा आपके मुल्क में और वो मोदी जी को झप्पियां डालेगा। बिकॉज देखिए, ये एक दूसरे को झप्पी नहीं डाल रहे, कोई भी मुल्क का लीडर दूसरे को झप्पी नहीं डालता, ये सब लोग एक दूसरे की चेकबुक को झप्पी डाल रहे हैं। इट इज लव बिटवीन चेकबुक्स। हम अगर शी जिनपिंग को इनवाइट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कह रहे हैं जी 100 बिलियन का ट्रेड है, हम चाहते हैं इंडिया चाइना का 10 साल में 500 बिलियन टच करे, 500 बिलियन, ये एम है। और जिसके ऊपर चाइना अभी तक कमेंट नहीं करा, उन्होंने ये नहीं बोला कि आपके साथ कशीदगी हो गई तो साहब हम नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे। दूसरी चीज है कि ये जो बात आप ना, मैं अभी पाकिस्तान में बड़ा मैं देख रहा था, क्योंकि मैं पाकिस्तानी मीडिया मैं इंडियन मीडिया तो देखता ही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया देखता हूँ पूरे दिन। चीमा साहब ये बड़े वहां पे एंकर्स बड़े गुस्सा थे और कह रहे थे कि साहब ये कश्मीर के ऊपर ना इन लोगों ने बोला नहीं है, तो हम, वो जब बीच में नहीं हुआ था कि हम अपना अलग ब्लॉग बनाएंगे, इस्लामिक ब्लॉग बनाएंगे, तो मैं सोचता हूँ मन में ना कि आई एम अ प्रैक्टिकल थिंकर, मैं थोड़ा सा ज्यादा ही प्रैक्टिकल थिंकर हूँ। मैं सोचता हूँ सऊदी अरेबिया को क्या लेना देना कश्मीर से, तुर्की को क्या लेना देना, ये सब देखिए, ये सब मैं बताऊँ, ठीक है, पाकिस्तान का एक इमोशनल अटैचमेंट है, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, पाकिस्तान का एक कमिटमेंट है, मैं उस चीज को लेके बात ही नहीं कर रहा, मैं अलग चीज कर रहा हूं। अगर कोई भी ये सोचता है कि क्योंकि आपका रिलीजन सेम है, कि आप भी एक मुस्लिम मुल्क है और वो भी एक मुस्लिम मुल्क है, इसलिए उसको उस चीज पर तवक्को देनी चाहिए जिस पर आप दे रहे हो, तो आई थिंक दिस इज द रॉन्ग वे टू लुक एट
इंटरनेशनल रिलेशंस, ये गलत तरीका होगा। बात ये है कि आप जैसे कि पाकिस्तान है, राइट? पाकिस्तान के पास अगर कोई ऐसी चीज है जो सऊदी अरेबिया को चाहिए, राइट, अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है पाकिस्तान के पास, तो फिर सऊदी अरेबिया एक बार कश्मीर पर बयान दे ना दे, एक बार जरूर आके आपकी बात सुनेगा कि बॉस आप बोल क्या रहे हो, ये तो समझाओ मुझे। हम आपकी बात माने ना माने बात की बात है, आप बोलो तो। Pakistan should have the or should develop the ability to have something, some product, some brand, something which the world wants। दुनिया में जैसे इंडिया में, इंडिया ने अपना आईटी के हाथ धो के पड़ गई, ठीक है? गली गली में यहाँ पे कोडिंग चल रही है, बच्चे सीख रहे हैं, पता नहीं जावा सी प्लस प्लस कौन सी, मुझे तो आती नहीं, बट पीपल आर लर्निंग, सो पीपल आर गोइंग क्रेजी। इंजीनियरिंग कॉलेजेस पागलों की तरह यहाँ पे इंडिया में, और हर जगह एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो सब जगह इंडियंस आपने देखा यूएस में, कनाडा में, हर जगह फिट हो रखे हैं, राइट? तो आपको एक चीज मिल गई जो दुनिया को चाहिए, ये आपका इकोनॉमिक पावर हो गया। फिर आपका हो गया इसमें इकोनॉमिक पावर के अलावा आपका हो गया है जैसे कि एजुकेशनल पावर, जो आपके इकोनॉमिक पावर को बूस्ट कर रहा है, ठीक है चीमा साहब? फिर आपके और तरीके के भी पावर हो गए, जिससे आपकी डिप्लोमेसी हो गई। तो ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो पूरी चीज है चीमा साहब, मैं ये बिलीव करता हूँ, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, मैं मानने को तैयार हूं आपकी शो में, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ चीमा साहब, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ किसी को कहना कि हमारा मजहब एक है इसलिए आप कश्मीर में हमारी कोई भी पॉलिसी में, कोई कथा नहीं है ऐसे कोई। और आप ये जो अभी क्या उसका बयान आ गया एर्दोगान का, एर्दुगुल गाजी का जो हीरो है अपना एर्दोगान, उसका क्या बयान आ गया? उसने बोला कि इजराइल के साथ हमें क्लोज डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनानी चाहिए। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई प्रेशर वेशर वाली बात नहीं। देखिए एवरीबडी, सबको दे वांट दिस, साफ सीधी बात है चीमा साहब। इसमें कोई हम लोग झूठ बोले हैं और उसको हम कोई जामा पहना है बड़ा अच्छा सा ना, उसके ऊपर वो क्या ना उसके वो नक्काशी करके ना सोने के तार की, तो व्हाई शुड वी लाई? एवरीबडी, टर्की वांट्स मनी, चाइना वांट्स मनी, अमेरिका वांट्स मनी, इंडिया वांट्स मनी, पाकिस्तान वांट्स मनी, एवरीबडी वांट्स मनी। जरिए अलग अलग है, तो सब लोग कर रहे हैं चीमा साहब। ये मेरा ख्याल है कि आपकी बात सही है मेजर साहब के। देखें अभी ये जो हम थोड़ा रिलीजियसली एंड आइडियोलॉजिकली चीजों को देखते हैं, अभी वो आपकी बात वाली सही है, आई एग्री विद यू कि ये जो जफियां है ना, ये चेकबुक की जफियां हैं कि भाई मुझे वहां से ये मिल जाए और उसको वहां से मिल जाए, मुल्कों को वहां से मिल जाए। सो सारी बात है कि यू मस्ट हैव समथिंग टू सेल, आपके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए। और मुस्लिम वर्ल्ड क्यों करके कश्मीर के ऊपर बात करेगी? ये पाकिस्तान का मसला बनता जा रहा है, क्योंकि दे आर मूविंग फॉरवर्ड। उन्होंने तो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, हमारे हम तो यहाँ बहस भी नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी सर्कमस्टांसिस इतने यहाँ पे हार्श हैं कि हमारी जो पिछले 75 साल में इस जो फलस्तीन का और इसराइल का मसला, हमने इसको ज्यूइश मुस्लिम मसला बना दिया है। हालांकि इसको आप जो है ना एक इसराइली फलस्तीनी मसला होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, ना कि ज्यूइश मुस्लिम मसला होता। बट एनी हाउ दिस इज हाउ इट इज। लेकिन डेफिनेटली यू मस्ट हैव समथिंग टू सेल, आपकी बात से एग्री करता हूं। आखिरी सवाल मेरे साहब आपसे मैं करने लगा कि वो एक इलेक्शन हो रहे हैं कश्मीर में, अभी हुए हैं जी, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बात हो रही है, तो पाकिस्तान इज कॉलिंग इट कि दिस इज अ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। सो डू यू रियली बिलीव कि डेमोक्रेसी विल रिटर्न इन कश्मीर और उनको भी वही हक मिलेंगे, यहाँ के इसी तरह सेंटर अभी कमजोर है और मोदी साहब कहते हैं कि नहीं भाई अभी उनको अभी हम कश्मीर का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वैसा नहीं हो सकता जैसे बाकी जगहों में है, जमहूरियत वापस आएगी कश्मीर में? देखिए मुझे तो लग रहा है ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शंस हुए हैं, दीज आर द ग्रीन शूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। कश्मीर में आज तक फेक डेमोक्रेसी है। जो अब्दुल्लाज और ये मुफ्तीज है ना, ये लोग, ये तो डकैत हैं बड़े बड़े। तो इन्होंने इनकी जब प्रॉपर्टीज की, आप लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में कहते हैं ना कि जरदारी चोर है और नवाज शरीफ चोर है ना, ये सब आप कहते हैं कि चोर है। आप कभी इनका भी देख लेना तो आपको मजा आ जाएगा। ये कलाकार है, इनके लंदन में वही फ्लैट्स ना जो है ना, वो लंदन में इनके, न्यूयॉर्क में, यहाँ पे ये वो दुनिया भर के इनके। तो ऐसी चीज है कि डेमोक्रेसी क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी क्या है? इट इज अ नॉइजी डेमोक्रेसी, इट्स नॉट अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है। और मैं सबसे पहला बंदा हूं जो हाथ खड़ा होकर ये कह दूंगा सब ठीक है, वी हैव मच टू लर्न फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट टीचर्स। हम लोग स्टूडेंट हैं एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी हम्बल इन दिस रिगार्ड। बट अमेरिका जो कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, आप अमेरिका की एक बात बताइए कि अमेरिका की क्या आपने देखा ना, ट्रंप फिर मानने को तैयार नहीं कि मैं आ गया हूं। तो वहां पे भी जो इलेक्शंस हुए थे डेमोक्रेटिकली हुए थे।
तो इज अमेरिका परफेक्ट डेमोक्रेसी? नहीं, सब लोग सीख रहे हैं, ऑल ऑफ अस आर स्टूडेंट्स। पहली चीज जो कश्मीर में हुआ ना, कश्मीर में अभी जो लोकल इलेक्शन हुए उसमें काफी लोगों ने पार्ट लिया। कश्मीर में पहली बार हुआ कि अनजान लोग, जिनका नाम ना तो मुफ्ती था ना अब्दुल्ला था, ये लोग कहां से आ गए? आई थिंक इस इलेक्शन का सबसे बड़ा सक्सेस। लोग कह रहे हैं साहब बीजेपी की इतनी सीटें नहीं आई, इसकी कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं आई, और एनसी और पीडीपी की। यार एक बात बताओ आप चीमा साहब, एक मेरी बात समझो, ये बीजेपी कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुल्क से बड़ी थोड़ी ना होती है। पर एक काम तो मोदी जी ने ठीक करा, ये जो डेमोक्रेसी का था ना चस्का, ये लोगों को, क्योंकि कभी ग्रास रूट डेमोक्रेसी थी नहीं कश्मीर में। वो बोलते थे, वो तो वहां के मसीहा बने हुए थे ना, खुदा बने हुए थे। वो बोलते थे, पीडीपी वाला ये बोलेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला ये बोलेगा, वही चीज होगी। वो दरबार साहब से एक बार आपने बोल दिया, दरबार साहब से हुक्म जारी हो गया। लेकिन अब क्या हुआ है कि नॉर्मल ग्रास रूट डेमोक्रेसी आई है कश्मीर में। और फिर मैं कह रहा हूं, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि थिंग्स, यू नो, टू स्टेबलाइज हैव नॉर्मल डेमोक्रेसी, बट थिंग्स आर फास्ट मूविंग टुवर्ड्स, पीपल हैव आल्सो रियलाइज्ड, पीपल हैव रियलाइज्ड कि ये हमें चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन चाहिए। और अब नए नए लोग आ रहे हैं, गांव से, कश्मीर के गांव से पॉलिटिशियंस निकल रहे हैं, एंड दे आर बीइंग एनकरेज्ड कि यार तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ते, तुम भी लड़ो ना, तुम लड़ो, तुम्हें जो तुम्हारे मुद्दे हैं तुम आगे उठाओ। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ चीमा साहब की, चीमा साहब आप ये देखिए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कश्मीर को, अगेन, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कैसे कि आप, ठीक है कश्मीर में टूरिज्म बहुत गजब की है और ये सब है, पर आपको कश्मीर में इन्वेस्टमेंट चाहिए। करीब $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए कश्मीर में। पूरे जेएनके स्टेट में बात कर रहा हूं, हम लोग कश्मीर कश्मीर बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पूरे, तब जाके ये ठीक उठेगा। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ये कैसे आएगी? आपको जम्मू को भी तवक्को देनी है, आपको जम्मू को भी तवक्को देनी है। जो आपका आपका एरिया है जिसको हम पीओके बोलते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, उधर तो सारे जम्मू साइड वाले तो हैं। वो ये मीरपुर जितने भी हैं, दे आर फ्रॉम, दे स्पीक, वो गोजरी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। वो तो, मेरी तो उनसे बहस हो गई। मैंने बोला आप तो डोगरा हो, आप कौन से कश्मीरी हो, आप थोड़ा ना कश्मीरी हो। तो दे गॉट ऑफेंडेड कि नहीं साहब हम तो बड़े पैशनेट है। मैंने बोला मैं भी पैशनेट हूँ जी अमेरिका के बारे में, इसका मतलब मैं नहीं कि मैं गोरा हो गया, मेरे बाल ब्लॉन्ड हो गए और मैं अमेरिकन हो गया हूँ तो मैं हिंदुस्तानी। आप कहीं के लिए भी पैशनेट, दे डोगराज बेसिकली, एथनिकली दे डोगराज। वो गुजरी बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज एक अलग है। सो कहने की बात यह है कि मतलब ये जो ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी है तभी होगी। पहले तो जैसे जियाले, आपके यहाँ वर्ड यूज करते हैं ना, जियाले, पीपीपी के जियाले हाँ, वर्कर्स जो हाँ। हैं, जो बीवी के नाम पे जान कुर्बान, वो डायलॉग बाजी जो करते हैं ना, फिर बंदे कहते हैं कि शेर आया शेर आया। इस टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो कश्मीर में बहुत प्रेवलेंट था कि महबूबा मुफ्ती ने बोल दिया तुम कुर्बान हो जाएंगे, और इसने बोल दिया कुर्बान। आपको किसी के ऊपर कुर्बान होने की जरूरत नहीं है। आप पैसे कमाओ, घर जाओ, बीवी बच्चों का ध्यान रखो, माँ बाप की सेवा करो और बच्चों को पढ़ाई कराओ, चाहे बेटा हो या बेटी, इनको पढ़ाओ। ये आपका पहला फर्ज है। और अगर आप अपना फर्ज ठीक से करोगे तो भारत अपने आप तरक्की करेगा। जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी हथियार लेके बॉर्डर पे चला जाए, नहीं। यू डोंट हैव टू वेयर यूनिफॉर्म टू बी अ पेट्रियट। आपको जरूरी नहीं है वर्दी पहने तभी आप कुछ भी करो, आप अच्छा काम करो ना, अपने समाज के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए, सब ठीक हो जाएगा। और वो वहां पे दो परिवारों से ही फुर्सत नहीं थी उन लोगों को, तो अब फुर्सत मिली है उनसे, लोगों से। अब महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दे दिया बहुत अच्छा चीमा साहब, शी हैज गिवन अ स्टेटमेंट दैट जब तक 370 और 35A विड्रॉ नहीं होगा तब तक मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगी। सो आई थिंक दिस इज वेरी पॉजिटिव, एंड शी हैज एक्चुअली गिवन हर रेजिग्नेशन लेटर फ्रॉम पॉलिटिक्स, शी इज गॉन। लेकिन बट एनी हो, वो जारी बात है कि डोमेस्टिक सिचुएशन, मैं आई पर्सनली बिलीव कि नए लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और यंग लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ओल्ड गार्ड कहीं पे भी हो, भारत हो, अमेरिका हो, अफगानिस्तान हो, मैं समझता हूँ यंग लोगों के अंदर ज्यादा करेज है एंड दे हैव न्यू आइडियाज, भले वो कश्मीरी क्यों ना हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और जिस तरह भारत प्रीच करता है कि जी हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो एक क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। बट obviously it's a very difficult phase for the Kashmiris and अल्लाह करे मामलात बेहतर हों और चीजें ठीक हों। मेरे से बड़ा मजा है आपसे बात करके। आज आपसे हमने पूछा कि 2020 कैसा था, 2021 कैसा होगा, और एक बड़ी जो है वो सैर हासिल आपसे गुफ्तगू हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर कमेंट्स। बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब। जाते जाते मैं आपको एक इनविटेशन देना चाहता हूँ, आपके फॉलोअर्स भी सुन रहे हैं।
चीमा साहब जी आप जी जरूर रहिए, और मैं आपको जबान देता हूँ, अगर आप इंडिया आते हैं मैं आपको पर्सनली कश्मीर ले जाऊंगा, जी जी और जरूर। आप और हम वाजवान खाएंगे। लवली, श्रीनगर का एक बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, हम लोग जाएंगे, विल फ्लाई फ्रॉम दिल्ली, प्लीज बी माय होस्ट एंड आई विल टेक यू टू कश्मीर, आप खुद देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, बड़ी खूबसूरत जगह जनाब, आप जरूर रहिए, मोस्ट वेलकम सर, बी माय गेस्ट। जी थैंक